हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू हिंदी मीडियम। मैं हूं अमित। चैप्टर चल रहा है हमारा फोर्स एंड द लॉज ऑफ मोशन, बल और गति के नियम। 3 क्लास हमारा इस चैप्टर में हो चुका है और 3 क्लास में हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ हमने जाना है और हर टॉपिक हम बहुत ही स्लोली लेकर चल रहे हैं। बहुत ही धूमधाम से हमारा चैप्टर खत्म होते जा रहा है और आप ठीक से पढ़ भी रहे हैं। और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप बार बार उसी लेक्चर को रिवाइज भी कर सकते हैं। एंड टुडेज लेक्चर, आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो बेसिक फोकस हमारा होने वाला है संवेग संरक्षण का नियम पर। हम लोग आज पढ़ेंगे संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है ये पिछले क्लास में पढ़ा हमने, इम्पल्स भी पढ़ा हमने। उससे पहले यानी कि क्लास 1 और क्लास 2 में क्या क्या हुआ था, फोर्स हुआ था, इनर्शिया हुआ था। इनर्शिया के साथ साथ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी हो गया था। आज हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम पिछला पढ़ा हुआ चीज़ों को एक बार रिवाइज भी करेंगे। थोड़ा फास्ट करेंगे बिकॉज पहले हो चुका है, लेकिन रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। और हमेशा याद रखना, तुम पढ़ते भी हो खुद अपने से, तो उसमें रिवाइज करना मस्ट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिवाइज करना। चलो देखो, सबसे पहले अगर रिवाइज करना हो तो क्या करेंगे, फोर्स। तो क्वेश्चन है व्हाट इज फोर्स। तो आपको बताए थे फोर्स यानी बल उस धक्का या खिंचाव को कहते हैं जो किसी भी पिंड यानी कि वस्तु, पिंड या कण में त्वरण अथवा मंदन उत्पन्न करता है ना। यानी कि फोर्स इज दैट काउज, फोर्स वह कारक है जिसके कारण किसी भी बॉडी में, किसी भी वस्तु में क्या होता है, एक्सीलरेशन पैदा हो जाता है या डिसेलरेशन पैदा हो जाता है। एक्सीलरेशन को हिंदी में हमने कहा था त्वरण और डिसेलरेशन को हिंदी में कहा था मंदन। और इस तरह से फोर्स को हमने डिफाइन किया था। इस पर ढेर सारा डेफिनेशन, ढेर सारा एग्जाम्पल, ढेर सारा डिस्कशन हमारा हो चुका था। सो बढ़ते हैं आगे। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने पढ़ा था इनर्शिया यानी कि जड़त्व। तो जड़त्व क्या होता है, जड़त्व के बारे में हमने ये कहा आपको कि जड़त्व एक नेचुरल टेंडेंसी है। ठीक है ना। जैसे कि अगर दुनिया में कोई चीज़ आपको दिखता है, तो दिखता है तो इसका क्या मतलब है, उसको अगर तराजू पर डालेंगे, उसको वेट मशीन पर डालेंगे तो कुछ ना कुछ उसका मास आएगा। भले ही 5 ग्राम आए, भले ही 50 ग्राम आए, या फिर 5000 kg आए, लेकिन कुछ ना कुछ उसका मास तो आएगा। मास होना किसी भी वस्तु का अपना एक नेचुरल टेंडेंसी है। ठीक उसी तरह से जड़त्व भी किसी भी पिंड का अपना एक नेचुरल टेंडेंसी है, प्राकृतिक प्रवृत्ति है, जिसको कोई छोड़ नहीं सकता है। अगर किसी में भी वजन है, कोई भी द्रव्यमान है, कोई भी वस्तु है, तो वो उसमें जड़त्व होगा ही होगा। आपके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता है। ठीक है ना। तो जड़त्व क्या है, वो टेंडेंसी आखिर है क्या। अभी तक तो यही बात की है कि टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है। जड़त्व क्या है, तो एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है जिसे कोई छोड़ नहीं सकता है। वो प्रवृत्ति है क्या, तो कहा गया था कि कोई भी पिंड का ऐसा प्रवृत्ति जो उसके गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, उसी को जड़त्व कहा जाता है। यानी कि अगर कोई पत्थर कहीं ज़मीन पर रखा हुआ है, कोई पत्थर कहीं ज़मीन पर रखा हुआ है और ये खुद से चलना नहीं शुरू कर देता है और ना ही चलते चलते खुद से रुक जाता है, ठीक है ना। किसी के, कोई अगर बच्चा आकर के इसमें अगर पाँव मारता है ना, तो फिर पाँव मारने से भी ये नहीं चलता है। ठीक है, पाँव मारा फिर भी ये नहीं चला। तो ये जो इसके नहीं चलने का अपना एक प्रवृत्ति है, अगर रेस्ट में चला गया है तो रेस्ट में ही रहने का जो प्रवृत्ति है, इसी को जड़त्व कहा जाता है। और अगर कहीं पर मान लो कि कोई पहाड़ है और उस पहाड़ पर ढलान पर कोई पत्थर अगर लुढ़क गया है, तो फिर वो लुढ़कता ही चला जाता है, नीचे कोई भी आ जाए। ऐसा नहीं कि कोई अगर जीव जंतु यहाँ आ गया है, ठीक है ना, तो कोई जीव जंतु अगर यहाँ आ गया है तो ये रुक जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये तो चलता ही रहता है जब तक कि एक सफिशियंट अमाउंट ऑफ फोर्स आकर के इसको लग करके ना रोक दे, तब तक तो ये चलता ही रहता है, इसे कोई नहीं रोक सकता है। सो पिंड के अपने गति में हमेशा बने रहने की जो प्रवृत्ति होती है, उसी को जड़त्व कहा जाता है। यानी कि गति में भी बने रहना का प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। या कहीं रेस्ट में आ गया है और बिना बाहरी बल के मोशन में नहीं आ रहा है, तो उसको भी जड़त्व कहते हैं। तो बॉडी का रेस्ट में बने रहना, चाहे मोशन में बने रहना,
वो बने रहने वाला जो प्रवृत्ति है ना, वही जड़त्व कहलाता है। ठीक है, बाकी बातें हो चुकी है, सीट बेल्ट वाला एग्जाम्पल हुआ था, हेलमेट वाली बात हुई थी, ठीक है ना। बस में अचानक ब्रेक लगने पर हम लोग आगे की ओर झुक जाते हैं। अगर ठीक से बैठे हुए हैं तो अचानक से बस अगर स्पीड में चलता है तो हम पीछे की तरफ सीट से टकरा जाते हैं। ये सब किसके कारण होता है? ये सब इनर्शिया यानी जड़त्व के कारण होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हो चुकी थी। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इसके बाद हमने पढ़ा था कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये भी हो चुका है अपना। न्यूटन का गति का पहला नियम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि कहीं भी त्वरण या मंदन केवल बल के कारण होता है। यानी कि किसी भी पिंड या कण में अगर त्वरण हो रहा है या मंदन हो रहा है तो वो केवल और केवल बल के कारण हो सकता है। इट इज ओनली द फोर्स विच कॉज एक्सीलरेशन इन एनी बॉडी और पार्टिकल। ये केवल बल है जो किसी भी वस्तु या किसी भी कण में क्या पैदा करता है? त्वरण पैदा करता है या मंदन पैदा करता है। अभी जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है और ये जो जड़त्व का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जड़त्व का कॉन्सेप्ट सबसे पहले एरिस्टोटल ने दिया था। एरिस्टोटल से पहले भी हमारे भारतीय दार्शनिकों ने दिया था, ठीक है ना। लेकिन मॉडर्न साइंस जिसको लास्ट याद करता है या जिसका लास्ट रेफरेंस देता है तो वो अरस्तु है। ठीक है, तो ठीक है, इंडियन साइंस में अगर बात करें तो नागार्जुन हुए थे हमारे इंडिया में, नागार्जुन हुए थे, आर्यभट्ट हुए थे, जिन्होंने कि ये जड़त्व का कंसेप्ट पर बहुत सारा बात पहले से ही कर चुका है। ठीक है ना। तो लेकिन मॉडर्न साइंस लास्ट रेफरेंस किसको लेता है? मॉडर्न साइंस लास्ट रेफरेंस में अरस्तु यानी एरिस्टोटल को लेता है। तो एरिस्टोटल फैलेसी जड़त्व को डिफाइन करता है। और जड़त्व को तुम अगर ठीक से पढ़ते हो तो जड़त्व का नियम या जड़त्व का टेंडेंसी को अगर कोई समझ रहा है तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम को भी ठीक से वो समझ लेगा। न्यूटन का गति का प्रथम नियम यही है कि जहाँ फोर्स जीरो है वहाँ एक्सेलरेशन जीरो है। यानी कि अगर कोई पत्थर कहीं रखा हुआ है, ठीक है, भारी पत्थर है और रखा हुआ है, तेज हवा भी नहीं चल रहा है और ना ही यहाँ पर किसी तरह का ज़मीन पर ढलान है, यानी कि किसी भी तरह का फोर्स इसके ऊपर नहीं लग रहा है, तो फिर इसमें किसी भी तरह का मूवमेंट भी शुरू नहीं होगा, यानी एक्सेलरेशन इसमें नहीं आएगा। दैट इज इसका वेलोसिटी जीरो था और हमेशा जीरो बना रहेगा जब तक कि इसके ऊपर कोई फोर्स आकर लग ना जाए। जब तक फोर्स जीरो है तब तक इसका वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, यानी कि एक्सेलरेशन जीरो ही रहेगा। ठीक है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो भी कहता है वो पहले ही जड़त्व के डेफिनेशन में क्लियर हो चुका है और आपको पता रहना चाहिए ये चीज़। ठीक है, मेरे ख्याल से ये सारी बातें क्लियर है। ठीक है, तो इफ F बराबर जीरो देन A बराबर जीरो, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। कहीं भी किसी भी बॉडी में एक्सीलरेशन या डिसेलरेशन केवल और केवल फोर्स के कारण होता है। इट इज ओनली द फोर्स विच कॉज एक्सीलरेशन और डिसेलरेशन इन एनी बॉडी। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दिस इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि इफ फोर्स इक्वल्स जीरो देन एक्सीलरेशन और डिसेलरेशन इक्वल्स जीरो। ठीक है, न्यूटन के गति का प्रथम नियम, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसके बाद क्या पढ़े थे? इसके बाद पढ़े थे संवेग यानी मोमेंटम। संवेग यानी मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? तो ऐसे अगर आम भाषा में बोलेंगे तो मोमेंटम के बारे में तुमको ये बोले थे कि मोशन का मैग्नीट्यूड को मोमेंटम कहते हैं। ठीक है ना। लेकिन डेफिनेशन था उसका, क्या डेफिनेशन था कि किसी भी बॉडी का वेलोसिटी और उसके मास का मल्टीप्लिकेशन को हम क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। किसी भी पिंड का द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ठीक है, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है, तो मास इंटू वेलोसिटी इक्वल्स मोमेंटम। बल और समय का गुणन, ठीक है, ये तो मोमेंटम की बात हुई थी।
ओके, इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? इसके बाद हम लोग पढ़े थे इम्पल्स यानी कि आवेग। संवेग और आवेग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। संवेग किसी भी बॉडी के मूवमेंट का मैग्नीट्यूड है, तो आवेग क्या है? आवेग उस मूवमेंट वाले बॉडी के, वो गतिशील पिंड का कितना थ्रस्ट है, वो कहाँ टकराने पे कितना बल लगा सकता है सामने वाले पर, इसका कैलकुलेशन किसके द्वारा होता है? आवेग के द्वारा। तो आवेग के बारे में क्या कहा गया था कि अगर कोई बॉडी m मास का है और v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, m मास का है और v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और इसके ऊपर आपने एक फोर्स लगाया F, मान लो t टाइम के लिए। F का मान 50 न्यूटन हो सकता है, 500 न्यूटन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस आपने फोर्स लगाया उल्टा डायरेक्शन में इसके ऊपर 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, जितना भी सेकंड के लिए लगाया उसको हमने t लिखा है। क्या लिखा है? t। तो अगर आपने एक फोर्स t समय तक लगाया और इस मूवमेंट वाले बॉडी को रोक दिया मूवमेंट करने से, इसको रेस्ट में लेते आया आपने, तो फिर कहा जाएगा कि इस समय आपका आवेग था, इस फोर्स का आवेग था F गुना t। क्या था? F गुना t, फोर्स इंटू टाइम। तो आवेग का डेफिनेशन यही था कि बल और समय का गुणनफल। बल यानी कि यहाँ फोर्स, और समय कैसा समय? जिसके लिए वो किसी पिंड पर कार्य करता है, उसे रोकने के लिए, तो बल का आवेग कहलाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने पढ़ लिया है। थोड़ा फास्ट लेकर इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि ये पहले क्लास में हो चुका है। अब हो चुका है तो थोड़ा तो फास्ट चलना पड़ेगा भाई, तभी तो आज का टॉपिक पर पहुँचेंगे, है ना। चलो आगे बढ़ रहे हैं। तो एक चीज़ नहीं हुआ था उसको कर लो, ये था संवेग यानी मोमेंटम का एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये नहीं हुआ था, संवेग यानी मोमेंटम का एग्जाम्पल्स नहीं हुआ था। चलो देखो यहाँ पर, ये एक ईंट है। ईंट, आपको पता है कि ये एक ईंट है, सबको पता है। तो ईंट जो होता है ना, वो बहुत मजबूत होता है। उसको तोड़ने के लिए ठीक ठाक फोर्स की ज़रूरत होती है, या यूं कह लो कि ठीक ठाक मोमेंटम की ज़रूरत है। ठीक है ना। हमेशा एक बात तो याद रखो कि जब भी कभी दो बॉडी आपस में टकराता है ना, जैसे ये अगर दो बॉडी मान लो टकरा रहा है, ठीक है, बॉडी ए एंड बॉडी बी, अगर ये दोनों अगर टकराता है तो हमेशा याद रखना, बॉडी ए अपना मोमेंटम बॉडी बी में ट्रांसफ़र करता है, बॉडी बी अपना मोमेंटम बॉडी ए में ट्रांसफ़र करता है। इस तरह का हमेशा होता है। जब भी दो बॉडी टकराता है, दोनों एक दूसरे का मोमेंटम शेयर करता है। अब मान लो कि ये पहले से रेस्ट में है, ये आके टकराया, तो इसका मोमेंटम इसमें आएगा और इसका मोमेंटम इसमें आएगा। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आया होगा। तो ये दोनों एक दूसरे से अपना मोमेंटम को शेयर करता है, एक्सचेंज करता है। और मोमेंटम को एक्सचेंज करने में होता क्या है कि जैसे यहाँ पर ब्रिक है, ये ईंट है, इसको तोड़ना था, तो जनरली इसको तोड़ने के पर्पज़ से अगर इसमें हिट किया जाता है तो इसके कुछ पार्टिकल में मोमेंटम डाला जाता है और कुछ पार्टिकल में नहीं डाला जाता है। तो जैसे ये वाला छोर था और ये वाला छोर था, ये एंड, ईंट का यह किनारा, ईंट का यह किनारा, ये पूरा का पूरा ईंट रेस्ट में था। ठीक है, लेकिन ये हाथ इस तरह से अपना एक अच्छा खासा फोर्स लेकर आता है और उस फोर्स से इसमें हिट करता है ईंट में। एक्चुअली यहाँ पर जो भी कुछ बताया जा रहा है आपको, मार्शल आर्ट का कुछ कंसेप्ट बताया जा रहा है। मार्शल आर्ट में ये सब खूब होता है। आपने देखा होगा कि ढेर सारा स्लैब रखा हुआ रहता है, टाइल्स रखा हुआ रहता है, और एक मार्शल आर्टिस्ट फाइटर होता है, वो आकर के ऐसे हाथ से प्रहार करता है और सारे के सारे स्लैब को तोड़ देता है। जिसको तोड़ने के लिए बहुत बड़ा हथौड़े की ज़रूरत होती है, उसको वो हाथों से ही तोड़ देता है। तो असल में देखो होता क्या है, एक बार फिर से हम तुमको यहाँ लेके जाते हैं। असल में देखो होता क्या है कि ईंट तो अपने जगह पर था पहले से, और इस पर ये हथौड़ा आकर लगा था बीच में। ठीक है, तो हथौड़ा में था ठीक ठाक मोमेंटम था, हथौड़ा का अच्छा खासा मास था। ठीक है, मास था करीब 7 kg, और हथौड़ा को ठीक ठाक वेलोसिटी भी आपने दिया था। मान लो कि वेलोसिटी है इसका 3 मीटर पर सेकेंड, इतना तेज आपने इसमें हिट किया था, तो फिर कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। बिल्कुल मोमेंटम आ जाता है अपने पास, 7 × 3 kg मीटर पर सेकेंड, कितना हो जाएगा 21 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
तो 21 के मोमेंटम से ये हथौड़ा आकर के लगा इस ईंट में, ठीक है, और ईंट का दो किनारा ये ईंट के ऊपर रखा हुआ है, और मोमेंटम कहाँ ट्रांसफर हुआ? बीच में। इस हथौड़े का मोमेंटम ट्रांसफर हो गया ईंट के बीच वाले पोर्शन पर, तो बीच वाला पोर्शन को तो मोमेंटम मिला, वो मोमेंटम कुछ हद तक किनारा पर भी ट्रांसफर हुआ, लेकिन किनारा पर ये दो ईंट होने के कारण किनारा इसका मूवमेंट नहीं कर पाया, लेकिन बीच वाला पोर्शन मूवमेंट किया, गति किया, जिसके कारण कि दोनों तरफ से ये ब्रेक कर गया। अगर ये किनारा पर ईंट नहीं रहता, अगर पूरा का पूरा ईंट नीचे आ पाता, तो शायद इतना भयंकर टुकड़ा नहीं होता, इतना अच्छा से नहीं टूट पाता, ठीक है ना। तो इसलिए ये दोनों किनारा पर ईंट लगा हुआ है ताकि ये ठीक से टूटे। कुल मिला के बात यही हुआ है कि मोमेंटम का ट्रांसफर हुआ है। और याद रखना कि अगर तुम कम वेलोसिटी के साथ कोई चीज़ पे प्रहार करना चाहते हो और उसको तोड़ना चाहते हो, जैसे ये ईंट को तोड़ना था और उतना जोर से नहीं मार सकते हैं, तो वजन बढ़ाओ इसका। तुम सबको पता है कि ये जितना भारी होगा ये ईंट उतना अच्छे से टूटेगा, है ना। थोड़ा धीरे से भी मारेंगे तो ये टूट जाएगा। अगर ये भारी रहा तो तुम सबको पता है भारी रहने से क्या होगा? मोमेंटम बढ़ जाएगा, क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम, ठीक है। तो वेलोसिटी अगर तुम ज़्यादा तेज नहीं मारना चाहते हो, धीरे से मारना चाहते हो, तो मास बढ़ा दो। मास बढ़ाओगे तो मान लो यहाँ 7 kg था, तुम अगर 20 kg का ये हथौड़ा ला करके मारते तो 20 kg इंटू 3 60 का मोमेंटम आता, और 60 का मोमेंटम आता तो पता है ये और जल्दी टूटता, लेकिन वो 20 kg का उठाने में बहुत जल्दी थक जाता आदमी, इसलिए बहुत ज़्यादा मोमेंटम भी नहीं लाता है, मोमेंटम लेके काम नहीं होता है, ठीक है ना। अगर हो जाता, उठाने में किसी को प्रॉब्लम नहीं होता, अगर आप भी थोर होते तो फिर आराम से ये 20 kg का हथौड़ा रह सकता था, लेकिन हथौड़ा आराम से उठ जाए और अच्छे से ईंट पर लग जाए, ईंट टूट जाए, इतना ही हमारा ज़रूरत होता है, वही हम करते हैं। तो ये तो बात हुई कि जब आप हथौड़ा यूज कर रहे हैं, तो अगर आपके पास हथौड़ा नहीं है, हाथ लेके तोड़ना है, तो हाथ लेके कैसे तोड़ा जाता है? मार्शल आर्ट का क्या टेक्निक है? मार्शल आर्ट में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा किसी व्यक्ति को स्टील का बना दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति के हाथ को हथौड़ा बना दिया जाता है, ऐसा नहीं है। मार्शल आर्ट का सबसे अगर इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे उसका जो की टर्म है, ठीक है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है उसका स्पीड। मार्शल आर्ट में बार बार जो प्रैक्टिस कराया जाता है उसमें उसको स्पीड गेन करने सिखाया जाता है कि कितना फास्ट आप कहीं पर रिएक्ट कर सकते हैं या एक्ट कर सकते हैं। तो ये हाथ, सपोज इसका मास उतना नहीं है, इसका मास मान लो कि 1 kg है, ये हाथ की बात हो रही है, तो इस हाथ का मास हम लोग मान लेते हैं कि ये 1 kg है, ठीक है। तो वेलोसिटी अगर 3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जाकर के ईंट में हिट करेंगे तो कितना मोमेंटम हो जाएगा? तो मोमेंटम वहाँ होगा 3 kg मीटर पर सेकेंड। जबकि आप देखो कि ईंट को टूटने के लिए कितने फोर्स की ज़रूरत पड़ी थी, कितने मोमेंटम की ज़रूरत पड़ी थी? 21 kg मीटर पर सेकेंड के मोमेंटम से हिट हुआ था हथौड़ा, तभी ये ईंट टूटा था। और आप अभी कितना लगा रहे हैं यहाँ पर? यहाँ आप लगा रहे हैं 3 kg मीटर पर सेकेंड, तो काम नहीं बनेगा। अगर आप अपने हाथ से ईंट को तोड़ना चाहते हैं तो आपको अपना वेलोसिटी कितना करना पड़ जाएगा? आपको अपना वेलोसिटी करना पड़ जाएगा 21 मीटर पर सेकेंड, और ये एक दिन में नहीं हो सकता है। एक मार्शल आर्टिस्ट सालों तक तपस्या करता है, मेहनत करता है, बार बार अपने हाथों को हिट करता है, तरह तरह के एक्सरसाइज करता है, तब जाकर के वो स्पीड तक पहुंच पाता है जो 21 मीटर पर सेकेंड या 25 मीटर पर सेकेंड का स्पीड आ जाता है, इवन ज़्यादा ही आता है। उनके पास तो इतना स्पीड आ जाता है कि वो मतलब बहुत सारे एग्जांपल है, तलवार से अंडे को काट देते हैं, अंडा के ऊपर अंडा रखा ही रह जाता है, लिक्विड भी नहीं निकलता है, इतना फास्ट हो जाता है उनका हाथ। तो वही बात है यहाँ पर कि यहाँ पर हाथ से ईंट को तोड़ दिया गया। जो ईंट किसी के चेहरे पर लग जाए तो चेहरा का नक्शा बिगड़ जाए, वहाँ हाथ से ईंट को तोड़ दिया जाता है। वो सिर्फ इसलिए कर पाता है क्योंकि वो अपने हाथों को 21 मीटर पर सेकेंड के स्पीड तक ले जा सकता है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर कि मोमेंटम की ज़रूरत होती है किसी चीज़ को तोड़ने के लिए, बिना मोमेंटम का आप नहीं तोड़ सकते हैं। और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मोमेंटम का फॉर्मूला है आपका मास गुना वेलोसिटी।
या तो आप वेलोसिटी बढ़ा दो या फिर आप मास बढ़ा दो। मास बढ़ाते हैं तो हथौड़ा बनता है, ठीक है ना। हथौड़ा में क्या था, मास ज़्यादा था, हथौड़ा में वजन ज़्यादा था, और हाथ से तोड़ना है तो फिर उसका वेलोसिटी ज़्यादा है, ठीक है ना। हाथ मजबूत होने से ईंट टूट जाएगा ऐसा नहीं हो सकता है, वेलोसिटी उसमें उतना आने का प्रैक्टिस होना चाहिए। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी और मार्शल आर्ट का भी एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ओके, मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में थोड़ा बहुत मार्शल आर्ट सीखा था, इसलिए थोड़ा बहुत उसका कंसेप्ट पता है। मैंने वुशु क्लास में अपना कुछ एजुकेशन लिया था मार्शल आर्ट से संबंधित। अब देखो, संवेग संरक्षण का नियम, ये हम लोगों को आज पढ़ना है। बोर्ड पर जो लिखा हुआ है आप ठीक से देख लो, एक बार पढ़ लो। एक बार पढ़ लोगे तो जो कुछ मैं बोलना चाहूँगा शायद आप ठीक से मेरे साथ आप कनेक्ट कर सकें। एक पृथक प्रणाली, प्रणाली मतलब होता है सिस्टम। सिस्टम का मतलब होता है एक से ज़्यादा बॉडी जहाँ पर हो। एक से ज़्यादा बॉडी जब एक जगह मिलता है तो उसी को सिस्टम कहा जाता है, प्रणाली कहा जाता है। तो एक पृथक प्रणाली यानी कि अलग है, पृथक मतलब अलग है, उसको बाकियों से कोई लेना देना नहीं है। एक पृथक प्रणाली में एक दूसरे पर कार्य करने वाले दो या अधिक पिंडों का कुल संवेग तब तक अचर रहता है जब तक कि कोई बाहरी बल न लगाया जाए। In an isolated system, the total momentum of two or more bodies acting upon each other remains constant unless an external force is applied. अतः संवेग को न तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है। उम्मीद है आप इससे कनेक्ट करेंगे थोड़ी देर में। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा और चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा एक एक करके इसको तोड़ते हैं। मैनेजमेंट का एक कोट होता है, हाउ टू ईट एन एलिफेंट, एक हाथी को कैसे खाया जाए, तो उसका आंसर होता है पीस बाय पीस। एक बड़े डेफिनेशन को कैसे पचाया जाए, उस डेफिनेशन को तोड़ तोड़ कर। चलो देखो, सबसे पहले पृथक प्रणाली, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम, इसका क्या मतलब है। तो सीधी सी बात है कि फिजिक्स में ऑब्जर्वर पर सब कुछ डिपेंड करता है। आपको पता था, शुरू वाले चैप्टर से ही पता है ये बात, है ना, कि फिजिक्स में सब कुछ ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। तो मान लेते हैं कि कहीं पर एक रास्ता है, ठीक है, एक रास्ता है, सीधी रेखा नहीं खींची जा रही है क्या, चलो ठीक है, सीधी हो गई, लगभग लगभग सीधी है। अब देखो, इसके ऊपर दो बॉल लुढ़क रहा है, ठीक है, दो बॉल है, दोनों लुढ़क रहा है, और मान लेते हैं कि ये 1 मीटर पर सेकेंड से लुढ़क रहा है और ये 5 मीटर पर सेकेंड से लुढ़क रहा है। ये 1 kg का है और ये भी 1 kg का है, ठीक है। बस मानने के लिए कह रहे हैं ताकि समझा सके हम तुम्हें कि आखिर पृथक तंत्र क्या होता है, ठीक है। पृथक तंत्र या प्रणाली या निकाय एक ही चीज है, याद रखना। तंत्र, प्रणाली, निकाय अलग अलग नहीं है, ये सब सिस्टम का ही हिंदी है। इंग्लिश में एक वर्ड है सिस्टम। अब है क्या वो देख लो। अगर मान लो यहाँ दो बॉडी है, दो बॉडी दिख रहा है, ये दोनों बॉडी आपस में टकराता है, फिर टकराने के बाद लुढ़कता है, जो कुछ भी होता है इनका आपस में ही होता है। मान लेते हैं कि यहाँ पर फ्रिक्शन जो है वो जीरो है, थोड़ी देर के लिए ये भी मान लो कि फ्रिक्शन जीरो है, यानी कि इन दोनों के ऊपर बाहर से और कोई बल नहीं लग रहा है, बाहर की दुनिया से ये पृथक है, ठीक है, आइसोलेटेड है, पृथक है, बाहर का दुनिया से कोई मतलब नहीं है, यानी कि बाहर से आउटर वर्ल्ड का कोई भी फोर्स इसके ऊपर लग ही नहीं रहा है, जीरो है आउटर फोर्स। जो फोर्स लगेगा वो आपस में वो लोग लगाएगा या नहीं लगाएगा, जो होगा उनका आपस में होगा।
बाहर से कोई भी फोर्स से उनको ना लेना है ना देना है, ना वो बाहर किसी पर फोर्स लगा रहा है, ना बाहर का कोई आकर इन पर फोर्स लगा रहा है। दैट काइंड ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। और ऐसा ही कुछ जो होता है उसी को निकाय प्रणाली कहते हैं और एक पृथक प्रणाली कहा जाता है। उम्मीद है बात आपको समझ में आया होगा यहाँ तक, कि बाहर से किसी भी तरह का बल ना तो उसके ऊपर लग रहा है, ना वो किसी के ऊपर बाहरी किसी भी बॉडी पर वो बल लगा रहा है खुद, ना उसके ऊपर कोई बल लगा रहा है। ऐसी स्थिति में उसको कहा जाता है निकाय, पृथक निकाय। यहाँ तक क्लियर हुआ? पृथक निकाय। एक दूसरे पर कार्य करने वाले दो या अधिक पिंड, ठीक है, एक दूसरे पर कार्य करने वाले दो या अधिक पिंड। यहाँ तो दो ही हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकता था यहाँ एक तीसरा बॉल हम बना देते, तीसरा बॉल बना लेते, और ऐसा होता कि वो तीसरा बॉल का भी इन तीनों का ही आपस में लेना देना होता, बाहर से उनका कोई लेना देना नहीं होता। तो ये तीनों मिला करके एक सिस्टम कहलाता। जरूरी नहीं है कि सिस्टम में दो ही ऑब्जेक्ट हो, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि सिस्टम में दो ही बॉडी हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सिस्टम में 1,00,000 अनगिनत बॉडी भी हो सकता है, अरब खरब बॉडी भी हो सकता है। शर्त बस इतना है कि सिस्टम पर ना तो कोई बाहर से कोई आदमी आकर फोर्स लगाए और ना ही सिस्टम किसी बाहरी चीज़ पर फोर्स लगा रहा हो, ठीक है ना। तो फिर वो अपने आप में एक सिस्टम है। जैसे हमारा बॉडी अगर मान लो स्पेस में हम फ्लोट करने लगे तो फिर हमारा बॉडी अपने आप में एक सिस्टम हो जाएगा। यहाँ खड़े हैं तो सिस्टम नहीं है, बिकॉज अभी ग्रेविटेशन अपना कुछ फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है। लेकिन अगर मान लो कि हम ये ऐसा कोई सिचुएशन बना लें कि ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाए, फ्रिक्शनल फोर्स जीरो हो जाए, हवा का ड्रैग हमारे ऊपर लगे ही नहीं, तो फिर कहा जाएगा कि हमारा बॉडी भी एक आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। उम्मीद है बात समझ में आया होगा। तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब साफ साफ इतना जानो कि 2 या 3 पिंडों का एक समूह को हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम कह देते हैं, ठीक है ना। 2 या 3 पिंडों का समूह को आपस में हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम, एक पृथक निकाय कह देते हैं। शर्त बस इतना होता है कि बाहर से उनके ऊपर कोई बल ना लग रहा हो, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि उनका कुल संवेग तब तक अचर रहता है जब तक कि कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। ये लास्ट वाला लाइन को अब हम यहाँ समझाते हैं, ठीक है। मान लो कि इसका मास है m1 और इसका भी मास m है। m1 क्या लिख रहे हैं, छोड़ो हटाओ, m लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों 1 kg का है। तो मान लेते हैं इसका मास m है, इसका मास भी m है। इसका वेलोसिटी मान लेते हैं v1 और इसका वेलोसिटी मान लेते हैं v2, ठीक है। तो याद रखना कुल संवेग, ठीक है, कुल संवेग टोटल मोमेंटम बराबर क्या हो जाएगा, तो पहला का मास गुना पहला का वेलोसिटी प्लस दूसरा का मास गुना दूसरा का वेलोसिटी, यही है टोटल मोमेंटम, यही है टोटल मोमेंटम। अब ये थ्योरी ये कहता है, ये लॉ, ये प्रकृति का ये नियम कह रहा है कि अगर इन दोनों बॉल पर फोर्स बाहर का नहीं लगता है, इन दोनों बॉल पर बाहर का कोई भी फोर्स अगर नहीं लगता है, तो ये दोनों आपस में 1 बार टकराए, 50 बार टकराए, 100 बार टकराए, कितना भी टकराए, कुछ भी करे, ठीक है ना, इनका मोमेंटम किसी भी हाल में बदलेगा नहीं, इनका मोमेंटम किसी भी हाल में बदलेगा नहीं। अब क्या मतलब है, समझो इसको। मान लो कि ये दोनों टक्कर खाया और टक्कर खाने के बाद ये जो पहला दूसरा वाला बॉल था ये कितने से चल रहा था, 1 मीटर पर सेकंड से चल रहा था। सपोज ये टक्कर खाने के बाद क्या हुआ कि कुछ और वेलोसिटी से चलने लगा, सपोज v3 से चलने लगा, और ये अब v4 से चलने लगा। जो v1 से चल रहा था वो v4 से चलने लगा, और जो v2 से चल रहा था वो अब v3 से चलने लगा। हो सकता है v1 का मान 5 से बदल करके यहाँ पर 3 हो जाए, हो सकता है v2 का वैल्यू 1 से बदल करके यहाँ पर 4 हो जाए, हो सकता है 1 से बदल करके आधा हो जाए 0.5, हो सकता है ये 5 से बदल करके 2.5 हो जाए। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारा कंसेप्ट ये यहाँ पर है कि उस समय इसका टोटल मोमेंटम कितना होगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पर। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर टोटल मोमेंटम होगा पहला का मास गुना
वेलोसिटी प्लस दूसरा का मास गुना वेलोसिटी, ठीक है। तो ये जो कुछ भी हमको मिलेगा, ये टोटल मोमेंटम अगर हम कैलकुलेट करेंगे और इधर भी टोटल मोमेंटम हम कैलकुलेट करेंगे, तो कहने का यहाँ पर यही सेंस है कि टोटल मोमेंटम हमारा हमेशा, सॉरी m2 लिखा गया था यहाँ, तो टोटल मोमेंटम जो होगा ना वो हमेशा कांस्टेंट होगा। यही है फॉर्मूला कि शुरू में जितना मोमेंटम था, पहला का मोमेंटम जोड़ के दूसरे का मोमेंटम, अब कितना भी मोमेंटम चेंज कर जाए दोनों का, ये हो सकता है कि पहला का मोमेंटम पहले 50 था, बाद में 25 हो गया, दूसरा का मोमेंटम अगर शुरू में 50 था तो फिर यहाँ पर 75 हो जाएगा, लेकिन 50 और 25 जोड़ के 100 ही आएगा। अगर पहले 50-50 100 था तो बाद में कितना भी चेंज हो, कितना भी टक्कर खाए, हर हाल में उनका मोमेंटम हमेशा सेम रहने वाला है, 100 का 100 ही मोमेंटम रहेगा। वो शुरू में अगर 100 था तो अब किसी भी हाल में 90 या 110 होने वाला नहीं है। शर्त बस इतना है कि बाहर से कोई फोर्स उसके ऊपर ना लग रहा हो, ना ही वो किसी बाहरी बॉडी पर फोर्स लगा रहा हो। जो भी फोर्स लगा रहा हो वो दोनों एक दूसरे पर ही लगा रहा हो। अगर ऐसा है तो फिर दोनों का मोमेंटम जोड़ करके हमेशा इक्वल आएगा। अगर शुरू में ये 50-50-100 है तो इसके बाद एक सिचुएशन आ सकता है कि ये 25 हो जाए, ये 75 हो जाए, ये 10 हो जाए, ये 90 हो जाए, ये 20 हो जाए, ये 80 हो जाए, ये 60 हो जाए, ये 40 हो जाए, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन जोड़ करके अगर शुरू में 100 आ गया है तो बाद में हमेशा 100 आएगा। इसी को कहा जाता है संवेग संरक्षण का नियम, कि एक निकाय में कुछ बॉडी अगर है, उनको बाहर से कोई लेना देना नहीं है, तो उनका मोमेंटम कभी भी चेंज नहीं होगा। बस इतना ही आप जानो। आम भाषा में आपको यही जानना है कि अगर एक सिस्टम में 2 या 2 से अधिक बॉडी है, बाहर का कोई फोर्स से उनको लेना या देना नहीं है, तो फिर उनका मोमेंटम हमेशा जोड़ करके एक कांस्टेंट नंबर आएगा। यही है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लॉ। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और मोमेंटम कंजर्वेशन के लॉ से एक निष्कर्ष ये निकलता है कि संवेग को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अगर ये दोनों का संवेग जोड़ करके अगर मान लो कि 100 है, तो ये दोनों आपस में फिर कितना भी टक्कर खाए, कितना भी कुछ करे, कितना भी इन दोनों का संवेग चेंज हो, लेकिन जोड़ करके हमेशा 100 kg मीटर पर सेकेंड ही आएगा, वो चेंज नहीं होगा। यानी कि संवेग को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। एक बार जो संवेग है वही रहेगा, ना तो संवेग खत्म हो सकता है, ना ही संवेग नया बन सकता है। अब बोलोगे सर अगर ऐसी बात है तो फिर 2 बॉल टकराने के बाद रुक क्यों जाता है? ध्यान रखना, हमने शुरू में ही कह दिया था फ्रिक्शन बराबर 0, और तुम्हारे पास ऐसा कोई सरफेस नहीं होगा जहाँ फ्रिक्शन बराबर 0 होगा। तो फ्रिक्शन जैसे आया तो बाहरी चीज़ से तो लेना देना हो गया ना। हम क्या कर रहे हैं, अगर बाहरी किसी भी चीज़ से लेना देना ना हो, 2 या 2 से अधिक पिंड का, तो फिर उनका मोमेंटम हर हाल में कंजर्व्ड रहता है। ओके, आई होप द थिंग्स आर क्लियर नाउ। थोड़ा टेंस हो गया है तो सॉरी, लेकिन समझना तो आपको पड़ेगा। ये थोड़ा अच्छा कंसेप्ट है। चंद्रयान छोड़ा जाता है, GSLV PSLV जो भी रॉकेट छोड़ा जाता है वो इसी कंसेप्ट पर छोड़ा जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट इतना इजी तो नहीं रहने वाला है, ठीक है ना। तो मुस्कुरा नहीं रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ कि मेरी मजबूरी है थोड़ा इंटेंस हो जाना, लेकिन आपको समझाने के लिए उतना ज़रूरी है। आप थोड़ा मेरे साथ बने रहिए तो ठीक रहेगा। जो बात मैंने तभी समझाई वही बात तभी यहाँ समझा रहा हूँ कि अगर कोई बॉल है, ठीक है ना, वो कुछ वेलोसिटी से चल रहा था और सपोज कि वो 50 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, और कोई दूसरा बॉल था वो 0 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से रुका हुआ था। 0 मीटर पर सेकेंड मतलब क्या, वो रुका हुआ है, और उसमें आकर के अगर ये हिट करता है और हिट करने के बाद ये पहला वाला रुक गया, ठीक है, पहला वाला रुक गया और दूसरा वाला फिर चलने लगा,
कुछ वेलोसिटी से चलने लगा। और सपोज कि पहले वाले का वजन 8 kg है और दूसरे वाले का भी वजन 8 kg है, ठीक है, 8 kg और 8 kg। आपसे यही पूछा जा रहा है कि अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो आपको बताना है कि दूसरा वाला जो चलने लगा वो कितने वेलोसिटी से चलने लगा। अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यही समझ लो कि ये एक क्वेश्चन है कि एक 8 kg का बॉल 50 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आते हुए दूसरे 8 kg के रेस्ट में रखे हुए बॉल को हिट करता है और वो दूसरा बॉल फिर v2 वेलोसिटी से चलने लगता है और हिट करने वाला बॉल रुक जाता है। आपको बताना है कि v2 वेलोसिटी से चलने वाला बॉल किस वेलोसिटी से आखिर चलने लगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसको बनाने का तरीका क्या है? तो इसको बनाने का तरीका क्या है बच्चों, उसको देख लो। तो हम मान लेंगे कि माना क्या, चलो ठीक है मान लेते हैं, माना m1 बराबर 8 kg, m2 बराबर 8 kg, u1 बराबर 50 मीटर पर सेकेंड और u2 बराबर 0 मीटर पर सेकेंड, v1 बराबर 0, v2 बराबर, यही आपको निकालना है कि v2 बराबर क्या, ठीक है। और आपको मैंने क्या पढ़ाया है, आपको मैंने ये पढ़ाया है कि मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहता है। m1 u1, यहाँ पर u1 मान के चले ना, इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग को u1 कहा जाता है। तो m1 u1 प्लस m2 u2, यहाँ पर u1 वेलोसिटी है, यहाँ u2 वेलोसिटी है, ये u1 का वैल्यू है 50, ये u2 का वैल्यू है 0, यहाँ v1 का वैल्यू है 0 और v2 का वैल्यू तो निकालना है। तो m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2, ये कंजर्व रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। तो m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। देखो यहाँ क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। डायरेक्ट फार्मूला में डालो, m1 का वैल्यू 8, u1 का वैल्यू 50 प्लस 8 इंटू 0 इक्वल्स m1 v1, तो 8 kg का है, v1 का वैल्यू 0 है तो 8 इंटू 0 हो जाएगा, प्लस m2 का वैल्यू फिर 8 kg और v2 का तो वैल्यू निकालना है। ये देखो 8 इंटू 0 0 हो जाएगा, 8 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो फाइनल अपने पास कैलकुलेशन आएगा 8 इंटू 50 इक्वल्स 8 इंटू v2। आपको दिख गया होगा कि v2 का वैल्यू कितना होने वाला है, 50 मीटर पर सेकेंड। तो v2 का वैल्यू अपना कितना निकलता है, v2 का वैल्यू अपना निकलेगा 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये न्यूमेरिकल था, लेकिन इसी के बहाने आपको समझाया गया कि मोमेंटम कंजर्वेशन किस तरह से काम करता है। यानी कि पहला बॉडी जो गया है दूसरे बॉडी के साथ टकराया है, जब भी कभी एक बॉडी दूसरे के साथ टकराता है तो वो दोनों एक दूसरे का मोमेंटम शेयर करता है। यहाँ देखो ये रेस्ट में था, इसका मोमेंटम इसमें चला गया कि ये रेस्ट में आ गया, और इसका मोमेंटम इसमें चला गया कि ये मूव करने लगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ो। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल होता है ये गन, शूटिंग द गन, ठीक है। ध्यान से समझना इसको। एक गन है और गन के अंदर कहीं पर बुलेट है, ठीक है। गन के अंदर कहीं बुलेट है, ये बुलेट है मान लो, गन के अंदर है। और आपको जैसे ही 1 2 3 बोला जाता है, 3 बोलते ही आप गन का ट्रिगर दबाते हैं। तो गन का ट्रिगर जब भी दबता है तो गोली इस तरफ अगर आगे की तरफ भागा, गोली अगर आगे की तरफ भाग रहा है तो हमेशा याद रखना बंदूक थोड़ा सा रिपल्सन पीछे की तरफ मारता है, हल्का मारता है। गोली जितना फास्ट बंदूक पीछे नहीं आता है, लेकिन आता है, बंदूक पीछे आता है।
ठीक है, इतना तो कंसेप्ट क्लियर है ना कि बंदूक पीछे आता है, इसलिए बंदूक चलाने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है ना। बंदूक अगर कोई खड़ा होकर चला रहा है तो उसके पैरों में बहुत स्ट्रेंथ होना चाहिए, नहीं तो बंदूक जितना पीछे आता है ना कि वो एक आदमी को गिरा सकता है। ठीक है, जाने दो उन सब बातों को, फिलहाल यही देखो कि होता क्या है यहाँ पर। तो सपोज कि जो गन है, सपोज कि जो गन है आपका, गन का मास कुछ रहता है, सपोज कैपिटल एम है, और जो बुलेट है, बुलेट का मास वो मान लो स्मॉल एम, ठीक है। गन का मास कैपिटल एम, बुलेट का मास स्मॉल एम, ठीक। शुरू में गन और बुलेट, ना तो गन पीछे भाग रहा है शुरू में और ना ही बुलेट आगे जा रहा है, गन और बुलेट दोनों रेस्ट में है। दोनों में से कोई गति कर रहा है क्या? जब तक ट्रिगर नहीं दबाए हैं ना तो बुलेट आगे जा रहा है ना गन पीछे धक्का मार रहा है। इसका मतलब दोनों का दोनों क्या है, दोनों के लिए वेलोसिटी जो है जीरो है, इसका भी वेलोसिटी जीरो और इसका भी वेलोसिटी जीरो, u1 बराबर भी जीरो और u2 बराबर भी जीरो। बुलेट का मास स्मॉल m है और हम उसका वेलोसिटी को u2 मान लेते हैं, गन का मास कैपिटल M है, उसका वेलोसिटी को u1 मान लेते हैं। तो दोनों का मास और वेलोसिटी इस तरह से हम लोग कंसिडर कर लिए हैं। तो टोटल मोमेंटम क्या होगा बाबू, जल्दी बोलो, टोटल मोमेंटम कितना हो गया, जल्दी बोलो ना, फटाफट बोलो। टोटल मोमेंटम क्या होगा, कैपिटल M इंटू u1 प्लस स्मॉल m इंटू u2। अब कैपिटल M कुछ भी रहा हो, कैपिटल M का वैल्यू 5 kg 7 kg जितने kg का ये बंदूक रहा हो उतना kg गुना जीरो, रेस्ट में था ना। हम बात कर रहे हैं ट्रिगर दबाने से पहले कितना मोमेंटम है, ट्रिगर दबाने से पहले जो मोमेंटम है तो वहाँ पर u का वैल्यू जीरो ले रहे हैं और इस तरह से कैलकुलेट होगा। और गोली का वैल्यू, गोली का मास है स्मॉल m और u2 का वैल्यू जीरो, क्या हो जाएगा तब, जीरो प्लस जीरो, फाइनल मोमेंटम जीरो। यानी कि बिफोर ट्रिगरिंग, ट्रिगर दबाने के पहले टोटल मोमेंटम का मान जीरो, ट्रिगर दबाने के पहले टोटल मोमेंटम का मान जीरो। एट द सेम टाइम फिर अब आगे बात करते हैं कि इसमें क्या होगा। ट्रिगर दबा दिया, अब बोलोगे सर ट्रिगर दबाने में तो बाहर से फोर्स लगा ना। देखो एक बात याद रखना, ये ट्रिगर है, यहाँ पर आपने जो ट्रिगर दबाया है, जितना फोर्स आपने लगाया है ना और जितना फोर्स के ट्रिगर दबने के बाद बुलेट जो निकलता है, बुलेट के निकलने में आदमी के द्वारा लगाया गया बस ट्रिगर का जो फोर्स है वो नेग्लिजिबल है। यानी कि आदमी के द्वारा लगाया गया फोर्स को जीरो मान के चला जाता है कि आदमी ने कुछ नहीं लगाया, आदमी ने बस बटन ऑन किया था, बाकी जो मैकेनिज्म था बंदूक के अंदर का था और वहाँ से गोली एक्टिवेट होकर के फट करके ब्लास्ट होकर निकला है। ये हम लोग कंसेप्ट मान के चलते हैं, ठीक है। हमारे द्वारा ट्रिगर को दबाया हुआ इसको तुम फोर्स कंसिडर मत करना, वो नेग्लिजिबल है, वो बस बटन दबा गया है। जैसे फैन को ऑन करने के लिए आपने स्विच दबाया है, फैन जितने देर से घूम रहा है और जितना वो वर्क कर रहा है, जितना फोर्स लगा रहा है फैन घूमने में, उसमें आपके द्वारा दबा गया स्विच, वो जो आपने फोर्स लगा करके स्विच दबा, उस फोर्स का कोई कैलकुलेशन होगा, उस फोर्स के सामने उसका किसी भी तरह का कोई वैल्यू है नहीं है, जीरो वैल्यू है। उसी तरह से मान के चलो कि आपने बस बटन दबा है, बाकी जो भी मैकेनिज्म हुआ है इसका अपना खुद का है वैसा। तो फिर क्या होगा ऐसी हालत में, देखो क्या करेंगे अब आगे। जैसे ही मान लो ट्रिगर दबा गया, ट्रिगर दाबने के बाद मान लेते हैं कि ये जो है ये वाला जो गोली है, गोली हमारा कुछ v1 वेलोसिटी से निकला, बहुत तेज गोली हमारा v1 नहीं v2 करेंगे ना, यहाँ v2 गोली के लिए क्या लिए हैं, u2 लिए थे ना, हाँ तो यहाँ v2 ले लो। v2 वेलोसिटी से ये निकला और कितना निकलेगा, चलो 100 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से निकला। और तब हम पता करेंगे कि ये बंदूक का वेलोसिटी उस समय क्या रहेगा, यही पता करना है। और ये पता करने में ही हमको पता चलेगा कि बंदूक भी आगे की तरफ जाएगा गोली के साथ या बंदूक पीछे की तरफ धक्का मारेगा। प्रारंभिक
संवेग, ऐसे तो संवेग हमेशा अचर होता है, तो प्रारंभिक संवेग हमारा 0 निकला है। अब देखो ट्रिगर दबाने के बाद, ट्रिगर दबाने के बाद, ट्रिगर जब दबा दिया उसके बाद क्या हो रहा है, तो देखो इसमें इनिशियल मोमेंटम यानी कि प्रारंभिक संवेग तो आपने देख लिया कि ये कितना है, 0 है, नो डाउट ये तो 0 है, कहीं से भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ट्रिगर दबाने के बाद, ट्रिगर दब गया है तो उसके बाद फिर क्या हो रहा है, उसके बाद टोटल मोमेंटम क्या होगा, अब थोड़ा अब कैलकुलेट करो टोटल मोमेंटम अब क्या रहने जा रहा है। तो टोटल मोमेंटम बराबर, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पर गन भी है और बुलेट भी है, तो पहले गन का मोमेंटम निकालो प्लस बुलेट का मोमेंटम। गन का मोमेंटम गन का मास इनटू गन का वेलोसिटी प्लस बुलेट का मास इनटू बुलेट का वेलोसिटी, निकल गया टोटल मोमेंटम। ट्रिगर दबने के बाद टोटल मोमेंटम निकल गया m इंटू वी वन प्लस एम इंटू वी टू, और इनिशियल मोमेंटम कितना निकला था, m इंटू यू वन प्लस एम इंटू यू टू निकला था, और हम कैलकुलेट करके देख लिए थे कि ये 0 आया था। अब यहाँ पर भी हमको कुछ करना है, यहाँ m इंटू वी वन प्लस स्मॉल m इंटू वी टू का वैल्यू कितना है, 100 है, लिख लिए। अब देखो संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण के नियम से क्या होता है, संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2। m1u1 पहला पिंड का वेलोसिटी, पहला पिंड का मास गुना पहला पिंड का वेलोसिटी प्लस दूसरा पिंड का मास गुना दूसरा पिंड का वेलोसिटी बराबर होगा पहला पिंड का मास गुना पहला पिंड का वेलोसिटी प्लस दूसरा पिंड का मास गुना दूसरा पिंड का वेलोसिटी। यानी कि वेलोसिटी चेंज हो जाए लेकिन टोटल मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट होगा। तो ये टोटल जोड़ के जितना होगा और ये टोटल जोड़ के जितना होगा ये दोनों आपस में बराबर होगा। अब जब इतना पता है तो फिर और भी कुछ तुम लोग को यहाँ देखना चाहिए। जब इतना समझ में आ गया है तो आगे देखो, अब आगे क्या होगा, ये पहले ही तुम्हारा 0 निकल गया है और m1 तुमको दिया नहीं गया है, होगा तो अभी हम कंसीडर कर लेंगे कुछ ना कुछ। तो m1 इंटू वी वन प्लस m2 का वैल्यू स्मॉल m था ना, हाँ, m इंटू 100, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये संवेग संरक्षण का नियम है, नियम में m2 आया है, हमारा क्या कैलकुलेट होके आया था, m इंटू वी वन प्लस स्मॉल m इंटू 100, m इंटू वी वन, ठीक है। अब आगे क्या होगा, m इंटू वी वन बराबर माइनस m इंटू 100। देखो यहाँ इस पर में 0 है और यहाँ प्लस है, कोई भी एक चीज़ को इधर फेंकोगे, इधर लेके आओगे बराबर के इस पर, तो माइनस तो आ ही जाएगा, इसलिए यहाँ माइनस आगे आ गया है। माइनस आगे आने का मतलब क्या है, v1 बराबर माइनस m इंटू 100 बटा कैपिटल M, ठीक है, माइनस स्मॉल m इंटू 100 बटा कैपिटल M, ये होगा v1 का वैल्यू। लेकिन तुम ध्यान से देखो ये माइनस आ गया, ये माइनस बताता है, ये माइनस बताता है कि v1 का जो वैल्यू होगा ये 100 क्या है, v2 का वैल्यू है, 100 क्या है, v2 का वैल्यू है। यहाँ लिए थे ना हम लोग कि v2 बराबर 100, यहाँ लिए थे ना, तो v2 का वैल्यू है 100 और v1 अभी हम निकाल रहे हैं। लेकिन ये माइनस का साइन ये बताता है कि v2 अगर आगे की तरफ गोली जा रहा है तो v1 यानी बंदूक का वेलोसिटी गोली के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। यानी कि गोली अगर इधर निकल रहा है, इसका वेलोसिटी v2 है, तो फिर बंदूक हमारा इधर जाएगा v1 वेलोसिटी से। माइनस सिंबल यही बताता है कि v2 और v1 एक दूसरे के अपोजिट है। 100 हम ले लिए थे v2 की जगह पे, v2 नहीं लिख करके 100 लिख रहे थे, लेकिन अगर आप यहाँ 100 की जगह फिर से v2 लिखें तो रिलेशन ऑल क्लियर हो जाएगा।
V1 इक्वल्स माइनस एम इंटू V2 बटा कैपिटल एम। तो माइनस एम बटा कैपिटल एम को जाने दो, लेकिन सीधी सी बात है कि V1 इक्वल्स माइनस V2 इंटू समथिंग। ठीक है, अगर माना स्मॉल एम बटा कैपिटल एम बराबर के, तो बंदूक का वेलोसिटी बराबर माइनस के इंटू V2। जो V2 है उसके साथ V1 का रिलेशन ऑपोजिट का रिलेशन है, यहां पर ऑपोजिट वाली बात हो रही है। यही बताता है कि बंदूक हमेशा पीछे की तरफ भागेगा। अगर गोली आगे की तरफ जाएगा तो बंदूक पीछे की तरफ भागेगा, जस्ट ओनली टू कंजर्व द मोमेंटम, जस्ट ओनली टू कीप द टोटल मोमेंटम कांस्टेंट। टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रखने के लिए प्राकृतिक रूप से अगर बंदूक का गोली बहुत फास्ट आगे जाएगा तो बंदूक हमारा पीछे की तरफ आएगा। ठीक है, उम्मीद है सारी बातें समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं हम। सेम प्रिंसिपल का यूज होता है रॉकेट प्रपल्जन में। रॉकेट आगे कैसे जाता है, पूरा कंसेप्ट इसी पर है। जैसे समझ लो कि वहाँ क्या हुआ था, वहाँ छोटा सा गोली आगे गया था तो पूरा भारी बंदूक हल्का सा पीछे आया था। रॉकेट प्रपल्जन में बिल्कुल उल्टा होता है। रॉकेट प्रपल्जन में पूरा का पूरा रॉकेट ही भारी है और पीछे में जो यहाँ पर है ना, यहाँ बहुत हाई अमाउंट में, यहाँ बहुत ही जो इसका मैग्नीट्यूड होता है, यहाँ पर यहाँ जो वजन होता है ना, जो भी बारूद यहाँ पर जलता है, हम बारूद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिवाली में तुम्हारा रॉकेट इसी प्रिंसिपल पे चलता है। तो तुम्हारा जो दिवाली वाला रॉकेट का बारूद जलता है वो रॉकेट ठीक ठाक द्रव्यमान का होता है। मान लो कि 50 ग्राम का तुम्हारा बारूद जलता है। चलो देखो, ये तुम्हारा दिवाली का रॉकेट, ठीक है। ये पूरा का पूरा सब कुछ जो तुम्हारा बना हुआ है यहाँ के ऊपर जो भी कार्टून का बना हुआ है, सपोज उसका वजन है 15 ग्राम और यहाँ जो तुम्हारा बारूद है वो है 50 ग्राम। और तुम्हारा बारूद जो कुछ भी दिवाली का फटाका में लगाया गया, ये बारूद कुछ इस तरह का लगाया गया कि सारा का सारा प्रोपल्जन नीचे के डायरेक्शन में होगा। सारा का सारा प्रोपल्जन नीचे के डायरेक्शन में होगा। ये यहाँ बारूद इस तरह से जलेगा कि सारा कुछ जल करके, जलेगा मतलब क्या, उतना मास नीचे की तरफ फेंकाएगा। अब तुम सोचो, अभी पिछले एग्जाम्पल में जाते हैं। एक छोटा सा बुलेट निकला था 100 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, तो फिर ये बंदूक पीछे की तरफ हल्का फेंकाया था ना। तो देखो, बंदूक वहां पर था 10 केजी का, तो बुलेट था मुश्किल से 10 ग्राम का। तो 10 ग्राम का बुलेट आगे निकलने से 10 केजी का बंदूक पीछे फेंकाया हल्का सा। तो वही यहाँ पर सोचा गया कि अगर 50 ग्राम का बारूद नीचे की तरफ बहुत फास्ट अगर जल के भागे, खाली हो, जैसे गोली आगे निकल रहा था, 10 केजी का बंदूक में 10 ग्राम का गोली का आगे बढ़ना, और यहाँ पर तो बिल्कुल उल्टा हो गया है। मुश्किल से 15 ग्राम का ऊपर का पूरा खोली है इसका, और नीचे कितना 50 ग्राम बारूद जला करके नीचे आप फेंक दिए। तो मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए ये क्या करेगा, ये बहुत फास्ट वेलोसिटी के साथ, बहुत हाई वेलोसिटी के साथ ऊपर भागेगा, क्योंकि बारूद को ऐसा डिजाइन किया गया है कि वो जल करके नीचे भाग रहा है। तो अगर 50 ग्राम बारूद बहुत ही स्पीड से नीचे की तरफ भाग रहा है तो उसका ये पूरा का पूरा सिस्टम वो मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए खुद बहुत ही आगे भागता है। और इस तरह यही कॉन्सेप्ट पर रॉकेट चलता है। ठीक है, एरोप्लेन इस कॉन्सेप्ट पर नहीं चलता है। हाँ, फाइटर जेट इस कॉन्सेप्ट पे चलता है, थोड़ा बहुत प्रोपल्जन होता है उसका रॉकेट के जैसा। लेकिन जो रॉकेट है, जो चंद्रयान लेकर जाएगा, GSLV, PSLV या स्पेस एक्स का बहुत सारा रॉकेट होता है, नासा का रॉकेट होता है, वो सारे रॉकेट इसी सिद्धांत पर काम करते हैं कि उसके पीछे बहुत बड़ा मास को जला करके नीचे फेंका जाता है,
जिसके कारण मोमेंटम कंजर्व करने के लिए ये रॉकेट आगे की तरफ भागता है। ठीक है ना, दुनिया का कोई भी रॉकेट है वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करेगा। आप अगर बैलून को फुला करके उसका मुंह खोल दें, अगर बैलून को फुलाया उसका मुंह खोल दिए, तो बैलून देखना उल्टा डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में एयर निकल रहा है उसके उल्टा डायरेक्शन में बैलून भागने लगता है। तो वहाँ भी वही कंसेप्ट काम करता है कि जितना वेलोसिटी के साथ मास इस तरफ, हमारा मास इधर इजेक्ट हो रहा है बहुत ही हाई वेलोसिटी के साथ, मान लो कि m इंटू वी से ये मास इधर इजेक्ट हो रहा है, तो फिर ये बैलून भी m इंटू कैपिटल M मान लेते हैं बैलून का मास है, और यहाँ पर अगर v1 है तो यहाँ मान लेते हैं v2, ये इस वेलोसिटी से उधर भागेगा। और याद रखना हमेशा कि रूल यही होगा कि m इंटू v2 और स्मॉल m इंटू v1 दोनों को जोड़ने पर 0 आना चाहिए। क्यों 0 आना चाहिए? क्योंकि जब तक ये बंधा हुआ था ना, यहाँ पर धागा से इसका मुंह बंधा हुआ था बैलून का, तब तक ना तो एयर वेलोसिटी में था ना बैलून वेलोसिटी में था। लेकिन अब जब एयर इधर निकलने लगा तो मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए ये बैलून इस तरफ भागेगा। तो पहले तो टोटल मोमेंटम 0 था ना, चाहे वो बैलून का वेलोसिटी की बात करो तो वो भी 0 था, एयर जो निकल रहा है उस एयर का वेलोसिटी का बात करो तो वो भी 0 था। जब तक ये मुंह नहीं खुला था तब तक की बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मुंह खुला वैसे ही हम देखते हैं कि ये बैलून उधर भागने लगा। तो इनिशियल मोमेंटम टोटल जोड़ जाड़ के 0 था, इसलिए जब ये मोशन में आ गया है तो उस समय भी टोटल मोमेंटम जोड़ के 0 होना चाहिए। और यही कारण है कि m इंटू वी टू इक्वल्स माइनस एम इंटू वी वन आता है। यही माइनस होने के कारण आप देखेंगे कि हवा इस तरफ निकल रहा है तो बैलून उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि v1 और v2 के बीच में माइनस का रिलेशन है। आई होप द थिंग्स आर क्लियर नाउ। और जो चीज़ क्लियर नहीं हो रहा है उसमें ज़्यादा परेशान मत होना, आपको 11th में फिर से मोमेंटम पढ़ना है और वहाँ ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर देखो, कोई आदमी अगर नाव पर खड़ा था अचानक से कूद कर किसी शोर पर आना चाहता है, किनारे पर आना चाहता है, तो नाव देखना पीछे के डायरेक्शन में खिसक जाता है। अगर आदमी आगे आना चाहता है तो नाव पीछे खिसकता है। ये ऑटोमेटिक होता है जस्ट बिकॉज मोमेंटम कंजर्वेशन का लॉ पूरे यूनिवर्स के लिए यूनिवर्सल है। ठीक है ना, सबके लिए ट्रू है और हर जगह बॉडी अपने आप कुछ ना कुछ करके मोमेंटम को कंजर्व रखता है। और इस तरह से हम लोग डेली लाइफ में मोमेंटम कंजर्वेशन के लॉ को देख पाते हैं। तो उम्मीद है मोमेंटम कंजर्वेशन के लॉ को आपने ठीक से समझ लिया है, और जितना पढ़ाया गया है अगर आप उसको फिर से बार बार रिवाइज करते हैं, बार बार इफ़ एंड व्हाट एंड व्हाई मेरे ही लेक्चर से बार बार कीजिए, बार बार देख करके उसका आंसर खोजने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। जहाँ दिक्कत रहता है आप बेझिझक मुझे पूछिए, ठीक है ना। कॉन्टैक्ट एकदम दिया हुआ है और आपके लिए ही दिया हुआ है, वहाँ कहीं से भी आपको झिझकना नहीं है। आपका कोई भी कन्फ्यूजन हो सबको दूर करने के लिए मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।